प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल में। प्यारे बच्चों, यह अध्याय बल तथा गति के नियम का अध्याय है और यह अध्याय कक्षा 9 का 9वां अध्याय है विज्ञान का। और इसके पहले हमने एक लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है बल तथा गति के बारे में कि बल किसे कहते हैं। उसी लेक्चर में हम लोग जड़त्व के बारे में बहुत अच्छे से समझे थे और साथ ही साथ बहुत सारे जड़त्व के उदाहरण भी मैंने आपको दिया था। जैसे मैंने बताया था कि जब अचानक से कोई गाड़ी चल पड़ती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और जब गाड़ी में ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जो गाड़ी को चला रहा होता है, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? फिर मैंने आपको समझाया था कि जब कपड़े को हम साफ़ करते हैं तो कपड़े को साफ़ करने के पश्चात उसको जब झटका देते हैं तो उसमें से जल की बूंदें उस कपड़े से अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे करके मैंने बहुत सारे अनुप्रयोग आपको समझाए थे जड़त्व के। तो इस लेक्चर में हम लोग बच्चों, ये लेक्चर दूसरा है और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे गति का दूसरा नियम। और पहले लेक्चर में मैं गति का प्रथम नियम आपको समझा चुका हूँ। मैंने ये भी बताया है उस लेक्चर में कि गैलीलियो का क्या भ्रम था, उस भ्रम को किस तरीके से न्यूटन ने दूर किया था, न्यूटन ने अपना क्या नियम दिया था, गैलीलियो ने किस तरीके से नियम दिया था। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर चले जाइएगा, वीडियो के सेक्शन में आप वो वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ से देखने से इस वीडियो को समझने के लिए एक समझ आपको विकसित हो जाएगी और ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पाठ में हम लोग बच्चे, इस लेक्चर में हम लोग बच्चों समझेंगे गति के दूसरे नियम के बारे में। पहला नियम मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग से संबंधित है। हम लोग संवेग को भी समझेंगे कि संवेग क्या होता है और संवेग के कुछ उदाहरण को भी देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक ये बालक है, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा है। किसी बैट्समैन ने गेंद पे प्रहार करके गेंद को मार दिया है। अब ये गेंद आ रही है, इस जो ये फील्डर है जो पकड़ना चाह रहा है कैच, इसके तरफ आ रही है। तो आपने देखा होगा कि ये फील्डर क्या करता है क्रिकेट मैच में, जैसे ही बॉल को अपने हाथों में पकड़ता है तो पकड़ने के बाद इस तरीके से हाथ को नीचे की तरफ ले जाता है। बॉल को इसने यहाँ पर पकड़ा तो जल्दी से क्या करता है, स्पीड से वो हाथों को अपने नीचे की तरफ करता है। तो आखिर ऐसा क्यों करता है? ठीक है, तो ये संवेग से संबंधित है, हम लोग इसी चैप्टर में समझेंगे। ठीक, इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे, आपने देखा होगा यदि कोई व्यक्ति फर्श पर गिर जाए तो फर्श पर गिरने से उसको ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर किसी मिट्टी में गिरे या किसी फार्म के ऊपर गिरे तो उसको चोट बहुत ही कम लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे करके हम लोग इस संवेग के अनुप्रयोग को देखेंगे। तो आइए अब देर न करते हुए अध्याय को शुरू करते हैं और समझते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी बच्चे चैनल पर अगर पहली बार आते हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो समझाने के लिए मैं स्लाइड बदलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बात होगी संवेग की। अब आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों, जो गति के 3 नियम दिए गए थे, वो गति के 3 नियम में से जो पहला नियम था वो पहला नियम जड़त्व के ऊपर दिया गया था, जड़त्व के ऊपर दिया गया था। और जो दूसरा नियम है बच्चों, वो दूसरा नियम दिया गया है संवेग के ऊपर। ठीक है, संवेग के ऊपर दिया गया है। और तीसरा नियम जो है हमें बताता है क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में। क्रिया और प्रतिक्रिया, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिया तथा प्रतिक्रिया। तो ये गति के 3 नियम है बच्चों। ठीक है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उस वीडियो में हम लोग गति के तीसरे नियम अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को समझेंगे। जड़त्व का नियम मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ पहले लेक्चर में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस लेक्चर में बात करना है संवेग के बारे में। तो आइए समझते हैं कि संवेग क्या होता है। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस स्लाइड में संवेग के बारे में, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो ये रहा अपने पास गति का द्वितीय नियम, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा सा, है ना। अब इसी में हम लोगों को संवेग के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग संवेग को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझिएगा। आपकी बुक में भी लिखा है। उदाहरण ये बच्चों कि आपने देखा होगा कि अगर कोई ट्रक है, ठीक है, अगर कोई ट्रक है और वो ट्रक बहुत ही
कम स्पीड से चल रहा है, मतलब उस ट्रक की जो स्पीड है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये हुआ, 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये हुआ बच्चों कि वो ट्रक जो है वो चल रहा है बहुत ही स्लो स्पीड से। बहुत ही स्लो स्पीड का मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है। ठीक है, बहुत ही तेज़ स्पीड नहीं है उसकी। फिर भी ये ट्रक क्या करे, इस ट्रक से कोई व्यक्ति टकरा जाए तो बताइए क्या होगा। ठीक है, यदि इस ट्रक से कोई व्यक्ति टकरा जाए तो क्या होगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्या होगी बताइए, मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने ये समझाया आपको कि कोई एक ट्रक है बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा है, उसकी गति अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, और कोई व्यक्ति इस ट्रक से टकरा जाए या ट्रक ये किसी व्यक्ति से टकरा जाए तो उस व्यक्ति की हो सकता है मृत्यु हो जाए। और मैं आपको समझाता हूँ, एक दूसरा उदाहरण देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक बंदूक की गोली है ना, तो गोली जो है वो गोली बहुत ही छोटी होती है, ट्रक की जितनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन इस गोली का जो वेग है वो वेग बहुत ही ज़्यादा है। मान लेते हैं इस गोली का वेग जो है बहुत ही ज़्यादा है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ बहुत ही ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान के चलिए कि लिखते हैं 50 मीटर पर सेकंड, यानी ये गोली जो है वो 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर लेती है। तो ये गोली अगर किसी व्यक्ति को लगती है तब भी वो व्यक्ति क्या होगा बताइए, व्यक्ति मर जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी बताइए, मृत्यु हो जाएगी। तो आखिर यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना है। क्या समझना है कि जो गोली है वो तो बहुत छोटी है, किसकी तुलना में, ट्रक की तुलना में। तो ट्रक गोली की तुलना में बड़ा है और बहुत ही धीरे स्पीड से चल रहा है, तब भी वह अगर व्यक्ति से टकरा रहा है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। जबकि ट्रक की जितना बड़ी गोली नहीं है, वो भी किसी से टकरा रही है तो किसी की जान ले सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा बच्चों की जो ट्रक है ना, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। जो ट्रक है उसका द्रव्यमान क्या है बताइए, ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे कि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा कैसे है, तो मैंने आपको बताया है ना कि वस्तु जिन जिन पदार्थों से मिल करके बनी होती है वही उसका द्रव्यमान होता है। अब ट्रक में बहुत सारे लोहे लगे होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ट्रक का जो द्रव्यमान है वो क्या है बताइए, ज़्यादा है। तो आप देखेंगे ट्रक का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। मैं तीर ऊपर बनाता हूँ, इसका मतलब है कि ज़्यादा है, मतलब ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है, जबकि जो गोली है उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो द्रव्यमान पर और वेग पर निर्भर करती हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका वेग अगर कम है, ठीक है, अगर वो किसी से टकराता है, ठीक है, तब भी उसकी जान ले सकता है, ठीक है, उसको तोड़ फोड़ सकता है। और किसी वस्तु का वेग अगर बहुत ही कम हो, अगर किसी व्यक्ति का हमने फिर से आपको समझाता हूँ, समझिएगा। अगर किसी वस्तु का वेग बहुत ही कम हो और उसका द्रव्यमान अगर बहुत ही ज़्यादा हो और वो किसी से टकरा जाए तब भी उसकी जान ले सकता है। और ऐसे ही किसी वस्तु का जो है, किसी वस्तु का द्रव्यमान बहुत ही कम हो लेकिन उसका वेग बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है, तब भी वो क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति का जान ले सकता है। तो वास्तव में ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है संवेग की वजह से। किसकी वजह से होता है बताइए? संवेग की वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसा बच्चों जो होता है वो होता है संवेग की वजह से, संवेग की वजह से होता है। तो अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था कि ट्रक उस व्यक्ति की जान ले सकता है जो कि बहुत ही स्लो स्पीड से चलता है। तो ट्रक जो है उसकी स्पीड तो कम है, ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो स्पीड तो कम है, लेकिन हमने देखा है कि उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसका द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है वो क्या है बताइए, ज़्यादा है। ठीक है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। और ऐसे हमने देखा गोली के बारे में कि जो गोली है उसकी जो स्पीड है बच्चों, वो क्या है बताइए, स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है ना, स्पीड ज़्यादा है, लेकिन उसका मास अर्थात जो द्रव्यमान है गोली का वो क्या है बताइए, कम है। तो गोली का द्रव्यमान कम है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो संवेग है ना वो दोनों राशियों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और स्पीड पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तब भी उसका संवेग क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। और किसी वस्तु का स्पीड अगर ज़्यादा है तब भी उसका संवेग क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। तो संवेग की वजह से ऐसा हो रहा था कि ट्रक उस व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचा पा रहा था और गोली उस व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचा पा रही थी। तो इस चैप्टर में हम लोगों को संवेग के बारे में ही समझना है। तो आइए अब संवेग को आगे समझते हैं। चलिए अब मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, देखिए बोल क्या रहे हैं
बोल रहे हैं कि ट्रक जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है, और व्यक्ति से टकरा रहा है, टक्कर मार करके उसको क्या कर रहा है, मृत्यु का कारण बन जा रहा है, मतलब उसको मौत के घाट उतार सकता है। ऐसे ही बता रहे हैं कि बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, और गोली तो आप जानते हैं बहुत ही छोटी होती है, मतलब उसका द्रव्यमान कम होता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, तीव्र वेग से छोड़ी जाती है, तब भी वो व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं वही आपको समझा रहा था कि ऐसा हो रहा है बच्चों संवेग की वजह से। किसकी वजह से बताइए, संवेग की वजह से हो रहा है। मतलब संवेग सीधा सा आप देखेंगे तो द्रव्यमान पर और वेग पर निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है, और उसका वेग ज़्यादा है तब भी संवेग ज़्यादा होगा, ठीक है, या द्रव्यमान ज़्यादा है और थोड़ा सा वेग कम है तभी संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब संवेग की वजह से ऐसा हो पा रहा है, ठीक है। तो आइए अब इस चीज़ को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो संवेग होता है बच्चों, उस संवेग के बारे में न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन ही ने ही नाम दिया था द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग। तो इसको आगे समझते हैं कि जो संवेग है वो किसके द्वारा बताया गया था, बताइए। तो संवेग बताया गया था न्यूटन के द्वारा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि संवेग बताया गया था न्यूटन के द्वारा। और संवेग जो होता है बच्चों, ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है। क्या होती है बताइए, सदिश राशि होती है। अब आप सोचेंगे कि सर ये सदिश राशि का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा बच्चों, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो राशियाँ सदिश राशि होती हैं। मतलब क्या है कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण तो चाहिए, ठीक है, और परिमाण के साथ क्या चाहिए बताओ, दिशा चाहिए, तो वो राशियाँ क्या होती हैं, सदिश होती हैं, ठीक है, सदिश होती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो संवेग होता है ना, इस संवेग में क्या होता है, इस संवेग का परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसीलिए हम संवेग को क्या कहेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, सदिश राशि। तो ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है, ठीक है। तो हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि जो संवेग होता है वो वास्तव में द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो संवेग है, इस संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए, P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और जो संवेग है वो एक प्रकार की सदिश राशि है। और संवेग जो है वो क्या होता है, वो वास्तव में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। मतलब द्रव्यमान और वेग का अगर हम गुणा कर दें आपस में तो क्या मिल जाएगा बताइए, संवेग। यानी द्रव्यमान और वेग का हमने कर दिया गुणा, तो ये किसके बराबर हो गया बताइए, ये बराबर हो गया संवेग के। अर्थात जो संवेग है, ठीक है, वो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो इस तरीके से हम इसको कुछ परिभाषित कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से द्रव्यमान को m से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, और वेग जो होता है उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, और संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों p बराबर m और v, ठीक है। तो ये जो आपके सामने फार्मूला मिल रहा है P बराबर m और v, ये किसका फार्मूला है, तो आप कहेंगे कि सर ये संवेग का फार्मूला है, ठीक है। तो वास्तव में जो संवेग होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर निर्भर करता है, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या होता है, संवेग होता है। अब बच्चों प्रत्येक भौतिक राशि की, ठीक है, मात्रक होते हैं, प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो आइए समझते हैं कि संवेग का मात्रक क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि संवेग का मात्रक, ठीक है, संवेग का मात्रक। अब संवेग का जो मात्रक है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा कि जो संवेग है, इस संवेग का फार्मूला क्या है, इस संवेग का फार्मूला है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान और गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब चलिए आप ही बताइए कि संवेग का क्या होगा मात्रक। तो द्रव्यमान जो होता है और जो वेग का गुणा होता है वही संवेग के बराबर होता है, गुणनफल द्रव्यमान और वेग का संवेग के बराबर होता है। तो ऐसे हम देखेंगे कि जो इन दोनों के गुणनफल का जो मात्रक आएगा, ठीक है, वही किसका मात्रक हो जाएगा, संवेग का। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो द्रव्यमान का मात्रक जो एसआई पद्धति होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, किलोग्राम क्या होगा बताइए, किलोग्राम होगा। तो द्रव्यमान का मात्रक तो हो गया किलोग्राम, और वेग का मात्रक तो आप जान ही रहे हैं कि क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर हम इसको एक साथ लिख दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, केजी माने किलोग्राम, और मीटर को स्मॉल अक्षर के m से प्रदर्शित किया जाता है, और सेकंड के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा कि केजी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये क्या है बताइए, ये संवेग का मात्रक है। संवेग अर्थात किसका मात्रक है बताइए, p का मात्रक है। तो ये हमारे पास निकल गया p अर्थात संवेग का मात्रक, किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से आप इसके मात्रक को याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और संवेग के बारे में कुछ और समझते हैं। अब समझते हैं कि वास्तव में संवेग की परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए इस चीज़ को कि वास्तव में संवेग की परिभाषा क्या हो सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है इस स्लाइड में कि संवेग की परिभाषा क्या होती है। देखिए लिखा है, गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। थोड़ा सा इस चीज़ को और समझते हैं यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। चलिए इसी को समझ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं कि गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होता है। मतलब ये बता रहे हैं कि एक बल है, ठीक है, और वो बल कैसा है, असंतुलित है, ठीक है, और जो संवेग में परिवर्तन की दर है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा जाता हूँ, देखिए कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है बच्चों, ठीक है, इसका मतलब है परिवर्तन, और यहाँ पर है की, और इसका मतलब हो गया दर। तो जो संवेग में परिवर्तन की दर है ना, ठीक है, जो संवेग में परिवर्तन की दर है तो उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। तो आपको याद रखना है ये चीज़, क्या याद रखना है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है, ठीक है, वो क्या होता है, देखिए वो बल के क्या होता है, असंतुलित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, इस चीज़ को ज़रा सा देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की दर। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि दर का मतलब होता है समय। क्या होता है बताइए, समय। ठीक है, दर का मतलब क्या होता है, समय होता है। अर्थात अगर कहीं पर दर लिखा मिल जाएगा तो उसका मतलब ये होता है कि हम एक बटा लगाएंगे और उस बटे के नीचे समय लिखेंगे। ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि कहीं पर दर अगर लिखा मिल जाता है तो उस दर का मतलब है कि एक बटा लगेगा और उस बटे के नीचे क्या लिखेंगे, समय। अब ऊपर क्या आएगा, अब ऊपर आएगा बच्चों, अगर दर का मतलब समय है और वो बटे के नीचे आ गया तो ऊपर हमारे लिए क्या बचा, संवेग में परिवर्तन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऊपर हमारे पास बचा यहाँ पर संवेग में परिवर्तन। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, प0 का मतलब परिवर्तन। तो ये संवेग में परिवर्तन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा था संवेग में परिवर्तन की दर, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये समानुपाती का चिन्ह बना है तो हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह बना देंगे, और यहाँ पर बल लिखा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से बल। तो एक देखिए हमको यही जो लिखा था लैंग्वेज वो एक आसान तरीके से मिल गया। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बल जो है समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के, अर्थात संवेग में परिवर्तन बटे समय के। अब चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर में संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, समझिए। देखिए संवेग में परिवर्तन का मतलब ये होता है, चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इस टाइम आपके पास 10 रुपया है, और मान लेते हैं कि 1 घंटे के बाद आपको 20 रुपये और मिल जाता है, तो कितने का परिवर्तन हुआ, तो आप देखेंगे तो 10 और पहले 10 था, अब 20 और मिल गया, तो ये 30 रुपया हो गया। यानी पहले 10 था, अब 30 हो गया, मतलब 20 का परिवर्तन हुआ है। तो उस परिवर्तन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस परिवर्तन को निकालने के लिए जो 10 रुपया था और बाद में आपको जो 20 रुपया मिला है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें अगर, तो देखिए 10 रुपया ये है, 20 रुपया ये है, कितना हो गया 30 रुपया, और पहले कितना था 10 रुपया, तो 10 रुपये को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि परिवर्तन कितने का हुआ, बताइए 20 रुपये का परिवर्तन हुआ। अर्थात हमको क्या करना है, अर्थात हमको दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देना है। मतलब जो संवेग परिवर्तन की दर का मतलब ये है कि जो दूसरा संवेग है उसमें से हम पहले संवेग को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, संवेग परिवर्तन का मतलब यही है कि दूसरे वाले संवेग में से हम पहले संवेग को घटा देंगे। तो आइए इस चीज़ को मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बल है वो समानुपाती हो गया संवेग में परिवर्तन का मतलब जो सेकंड वाला संवेग है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से कि जो सेकंड वाला संवेग है यानी जो दूसरा संवेग है उसमें से जब हम फर्स्ट वाले संवेग को घटाएंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले का मतलब पहले वाले संवेग को घटा देंगे बच्चों। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे संवेग में परिवर्तन। और जो दर उसके साथ लिखा था उस दर के लिए हम नीचे क्या लगा देंगे, बताइए समय लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमको मिल गया कि संवेग परिवर्तन क्या होता है, अर्थात दूसरे संवेग में से पहले संवेग को घटा देंगे और साथ में उसके दर आया था इसलिए समय को हम नीचे लिख देंगे। अब इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो हो गया बल, ठीक है, बल
ये समानुपाती हो गया। और सेकंड संवेग का मतलब संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं, तो सेकंड संवेग का मतलब हो गया p2। और संवेग को यहाँ भी देखिए संवेग लिखा है तो इसको भी हम p से प्रदर्शित करेंगे। और ये फर्स्ट संवेग है तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, p1 लिखेंगे। और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, नीचे आ जाएगा समय, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समय। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो और आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या देखेंगे, अब हम और आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो देखेंगे कि ये बल जो है, इस बल को प्रदर्शित किया जाता है F से, तो हम यहाँ पर F लिख लेंगे। समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा है P2 तो हम यहाँ पर लिख देंगे P2। और यहाँ पर लिखा है P1 तो यहाँ पर हो जाएगा -P1। और आप जान रहे हैं कि समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए, तो समय को प्रदर्शित करते हैं T से। ठीक है, तो एक्चुअल में बच्चों वास्तव में जो ये सूत्र निकल करके आपके सामने आया है, यही सूत्र क्या है, संवेग को बताता है। ठीक है, यही सूत्र किसको बताता है बताइए, संवेग को बताता है, अर्थात ये संवेग का ही सूत्र है। तो कुछ इस तरीके से आसानी से हम लोगों ने सूत्र को निकाल लिया है। आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, एक बार आपको और समझा देता हूँ। देखिए बोला ये जा रहा था कि जो असंतुलित बल होता है, ठीक है, वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है, तो अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इसमें बोला भी जा रहा है कि गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। तो मतलब ये जो है वो असंतुलित बल जो लग रहा है उसके समानुपाती है, तो हमने इस तरीके से समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पर हमको समझना है कि आखिर संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है। तो मैंने समझाया कहीं पर अगर दर लिखा रहेगा तो उसका मतलब आप समय समझिएगा, और वो जो है दर का मतलब ये होता है समय, और वो समय हमेशा बाटे के नीचे लिखते हैं। तो हमने क्या किया, बाटा लगा के उस समय को नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा था संवेग परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन ऊपर आ गया। और देखिए इधर क्या बना था, ये बना था समानुपाती का चिन्ह, तो समानुपाती का चिन्ह है, और ये बल है तो यहाँ पर इस तरीके से बल लिख दिया गया। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको समझाया कि संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है कि दूसरे संवेग में से पहले संवेग को घटा देंगे। ठीक है, तो ये संवेग में परिवर्तन का मतलब दूसरे संवेग में से पहले संवेग को घटा रहे हैं, और जो समय था वो समय नीचे इस तरीके से आ जाएगा, और इधर जो बल है वो बल ऐसे ही रहेगा। अब संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P, और दूसरा संवेग है तो P2, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और ये भी संवेग है तो P से प्रदर्शित करेंगे, और पहला संवेग है तो P1, और समय को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर इधर जो बल लिखा था उसको हमने इस तरीके से उतार दिया है। अब ध्यान से देखिए, हमने लिखा कि बल जो है उसको F से प्रदर्शित करते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह है, ये P2 माइनस P1 है ऐसे ही, और समय जो है इसको T से लिखते हैं, तो ये हमने लिख दिया। और वास्तव में अब बच्चे देखेंगे तो ये जो है यही संवेग का क्या है बताइए, सूत्र है। यही क्या है बताइए, संवेग का सूत्र है। तो इस तरीके से संवेग को हम कुछ परिभाषित कर सकते हैं। अब आइए आपको दिखाता हूँ आपके स्लाइड में कि कहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है। चलिए तो अब ये कहीं पर लिखा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने आपको इस तरीके से निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझेंगे और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना करते हैं। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें संवेग की हेल्प लेना पड़ेगा, अर्थात संवेग का मदद लेना पड़ेगा। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि गति के द्वितीय नियम है ना, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं गति का द्वितीय नियम, अर्थात सेकंड वाला नियम। ठीक है, उसका हमको क्या करना है, व्याख्या करना है, गणितीय व्याख्या। और कैसे करेंगे, संवेग का सहारा लेकर के करेंगे। तो आइए संवेग का सहारा लेकर के करते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये जो वस्तु है बच्चों, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि स्मॉल m है। ठीक है, मैं यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान कुछ ना कुछ होता है, तो ऐसे इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। और ये इस वस्तु का जो वेग है वो आरंभिक वेग u है। आरंभिक वेग क्या है बताइए, u है। ठीक है, फिर ऐसे ही मान लेते हैं कि t समय के पश्चात, यानी कुछ समय के पश्चात, ठीक है, कुछ समय के पश्चात यानी t समय के पश्चात, ठीक है, होता क्या है कि ये जो वस्तु थी ना, इस वस्तु का द्रव्यमान तो उतना ही रहता है। ठीक है, इस वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए, इस वस्तु का द्रव्यमान तो उतना ही रहता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये छोटा है बड़ा है तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं, मान लेते हैं कि द्रव्यमान उतना ही है, अर्थात स्मॉल m ही है। लेकिन t समय के पश्चात यह वस्तु
जो वेग प्राप्त करती है उस वेग को हम लिख लेते हैं कि भी वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, अर्थात ये है कि ये जो वस्तु थी इसका द्रव्यमान स्मॉल m था और इसका जो वेग था वो u था, और t समय के पश्चात इस वस्तु का द्रव्यमान तो m ही है, लेकिन ये जो वेग प्राप्त की है वो क्या प्राप्त कर ली है, v प्राप्त कर ली है। तो ऐसे में हम निकालेंगे कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, हम क्या निकालेंगे बताइए, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो संवेग में परिवर्तन निकालने से पहले कुछ आपको समझा देता हूँ। और देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर नज़र आएगा कि इसका अब संवेग क्या बनेगा। तो आप जान ही रहे हैं कि जो संवेग है उस संवेग को हम क्या लिखते हैं, उस संवेग को लिखते हैं p से। किससे लिखते हैं, p से। तो मैंने लिखा p, और p बराबर क्या होगा बताइए, p बराबर होता है, अर्थात संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान है m, और वेग क्या है u, तो यहाँ पर आ जाएगा u। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो इसका अगर संवेग निकालें तो इसके संवेग को भी हम किससे लिखेंगे बताइए, p से ही लिखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसका जो द्रव्यमान है वो तो m ही रहेगा, और इसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा बताइए, v हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये घटना पहले हुई थी, तो पहले होने के लिए ये संवेग पहला है, और ये घटना बाद में हुई है अर्थात दूसरी घटना हुई थी, तो ये दूसरा संवेग है। तो हमने देखा कि P2 बराबर क्या मिल गया, P2 बराबर मिला mv, और P1 बराबर क्या मिला बताइए, mu। अर्थात इससे जो संवेग मिला वो mu है, और इससे जो संवेग मिला वो क्या है, mv है। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं संवेग में परिवर्तन। क्या निकाल सकते हैं बताइए, संवेग में परिवर्तन। तो आइए हम संवेग में परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा कि वास्तव में यहाँ पर संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने संवेग में परिवर्तन। अभी आपको समझा रहे थे कि परिवर्तन निकालने के लिए हम दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, या हम यहाँ पर निकालेंगे। हम देख ये पा रहे हैं कि जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर देखिए फिर से समझते हैं इस चीज़ को। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम निकालेंगे संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो परिवर्तन कैसे निकलेगा, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, अर्थात P2 में से हम क्या करेंगे, P1 को घटा देंगे। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन निकल जाएगा। और जो संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन होगा तो हम इस तरीके से कुछ उसको दिखा सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से संवेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या समझाया था कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, उसका वेग प्रारंभिक वेग u है, t समय के पश्चात वही वस्तु m द्रव्यमान वाली वस्तु भी वेग को प्राप्त कर लेती है, तो इसका संवेग देखेंगे। ठीक है, ये घटना पहले हुई तो इसका संवेग पहला बनेगा अर्थात P1, और इसका संवेग mu बनेगा। और ये घटना बाद में हुई तो दूसरा संवेग बन गया और इसका संवेग बना mv बना। और यहाँ पर हम संवेग परिवर्तन की जो दर निकालेंगे वो देखिए अभी निकालेंगे हम लोग नीचे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन जो है वो कितना हुआ, P2 माइनस P1 के, अर्थात संवेग में जो परिवर्तन है वो अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है P2 माइनस P1 के। तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 के समानुपाती है। अब आइए इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं। चलिए, तो इसको हम समझेंगे तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो एक चिन्ह आ गया, किसका, प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ गया अर्थात समानुपाती का। और P2 का मतलब क्या था, P2 का मतलब था m भी। देखिए P2 का मतलब था m भी, माइनस P1 का मतलब क्या था, mu था। तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से m और u आ जाएगा। ठीक है, mu आ जाएगा। अब देखिए फिर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं समानुपाती का चिन्ह, दोनों में m कॉमन है तो हम m को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा v माइनस u। तो हमारे पास ये चीज़ बचा v माइनस u। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। क्या निकालेंगे बताइए, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब संवेग में परिवर्तन की दर जब हम बच्चों निकालेंगे तो आपको समझाए थे कि कहीं पर अगर दर लिखा मिल जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो टाइम है अर्थात जो समय है वो नीचे आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ उसको हम कैसे दिखाएंगे, अब दिखाएंगे कि ये तो हो गया, ये वाला जो चीज़ हमने उसको उतार लिया, समानुपाती का चिन्ह, ये m, ये v माइनस u। और दर की बात करेगा तो बताइए क्या होगा, तब होगा ये कि समय जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, समय आ गया नीचे। और जो संवेग में परिवर्तन की दर होता है वो वास्तव में क्या होता है, उस वस्तु के ऊपर लगाया गया बल होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर F मैंने बताया कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होता है वो वास्तव में उस वस्तु के ऊपर लगाया गया बल के बराबर होता है। तो अर्थात यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, संवेग परिवर्तन की दर की जगह F। ठीक है, यहाँ पर F लिख दिया, ये समानुपाती का चिन्ह है, ये m, और इस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि आया है ना।
ऊपर से। अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर से का मतलब ये है कि यहाँ से हमने इसको उतार लिया है। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे f और समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं बच्चों, तो एक हमको लाना पड़ता है स्थिरांक, ठीक है। उस स्थिरांक को कहा जाता है अनुपातिकता स्थिरांक, तो वो होगा, अब इसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, और अनुपातिकता स्थिरांक के को हम लाएंगे, फिर ये जो है ये m ऐसे ही रहेगा। फिर आप देखिए ये v माइनस u, और क्या होगा बताइए, यहाँ पर कुछ हम ऐसे इस तरीके से t लिख सकते हैं, ठीक है, t इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं त्वरण। किसको बोलते हैं बताइए, त्वरण बोलते हैं। किसको, इतने चीज़ों को। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो त्वरण का सूत्र होता है, उस त्वरण का सूत्र होता है क्या, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू अपॉन टी, और त्वरण को हम a से लिखते हैं, अर्थात ये जो मान निकल के आया है ये a का मान है। तो कहीं ना कहीं इतने स्थान पर हम a रख सकते हैं क्योंकि ये त्वरण का मान है। तो अब यहाँ a रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, चलिए रख देते हैं। तो हम a को रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा ऐसे ही f बराबर, ये आ जाएगा k, फिर इस तरीके से है m, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या है, त्वरण, त्वरण का सूत्र है, तो त्वरण के लिए हम क्या लिख देंगे बताइए a, और त्वरण को a से लिखते हैं क्योंकि त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमको इस तरीके से मिल गया f बराबर kma, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि k की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि k की वैल्यू 1 है, तो k का 1 मान लेने पर क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर k का मान 1 ले लेते हैं, ठीक है, k का मान 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, ये ऐसे ही f हो जाएगा बराबर, k का मान तो 1 हो गया, गुणे यहाँ पर m हो गया, गुणे a हो गया, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, मिलेगा f बराबर, सब आपस में गुणा करेगा तो सिर्फ बचेगा m और a, तो ये हमको मिल गया, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, अर्थात F बराबर m और a। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, इस तरीके से हमने गति के द्वितीय नियम की गणना कर लिया कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा। अब आइए समझते हैं संवेग के अनुप्रयोग को कि संवेग कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है, और वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे ताकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाए, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब इसके अनुप्रयोग के ऊपर, अनुप्रयोग को देखते हैं। चलिए अनुप्रयोग को देखते हैं। तो अनुप्रयोग में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी होता है, ठीक है, वो जैसे ही गेंद को अपने हाथों में पकड़ता है तो हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ करता है। तो आखिर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फिर आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि अगर हम फर्श पे गिर जाते हैं तो हमें चोट बहुत ही अधिक आती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या लगती है बताइए, चोट लगती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर मिट्टी में गिर जाए, किसी फॉर्म के ऊपर गिर जाए, ठीक है, तो उसको चोट कम लगती है। तो ऐसा क्यों होता है। फिर एक तीसरा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि देखिए इस तरीके के मार तमाम सारे क्या होते हैं, इस तरीके के ऊपर नीचे रखे होते हैं, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ की सिल्ली रखी होती है, ठीक है। और कोई क्या करता है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है और क्या करता है, वो बहुत ही तेज़ी से इसके ऊपर क्या करता है, अपने हाथों से प्रहार करता है। तो ये अचानक से क्या होता है, फटाफट बीच से टूटता हुआ चला जाता है। तो हमको लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा बल है, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फिजिक्स काम कर रहा है, संवेग काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है हाथ से फटाफट तोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर संवेग काम कर रहा है। तो आप समझते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, समझिएगा। चलिए तो मैं आपको इस फिगर को दिखाता हूँ और समझने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा बच्चों कि ये जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी क्या कर रहा है, देखिए गेंद को जब पकड़ रहा है तो गेंद को पकड़ करके अपने हाथों को नीचे ले जा रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या लाभ है हाथों को नीचे ले जाने से, समझिए। अभी हम लोगों ने क्या समझा था, अभी हम लोगों ने समझा था कि जो बल है, ठीक है, अर्थात जो F है वो क्या है बताइए, वो बराबर है, किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन की दर के, अर्थात P2 माइनस P1 और बटे T के, है ना। हम लोगों ने ये चीज़ देखा था। अब ध्यान से देखिए, होता ये है कि अगर ये व्यक्ति क्या करे, इस गेंद को यहीं पर पकड़ ले, ठीक है, यहीं पर पकड़ ले, तो और यहाँ पर ना पकड़ के थोड़ा सा और नीचे पकड़े, अर्थात गेंद को पकड़ के और अपने हाथों को नीचे करता जाए, तो
ऐसा करने में बच्चों को समय को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? समय को बढ़ाता है। आप ही सोचिए, गेंद को यहीं आप लपक लेते हैं तो जल्दी से लपक लेंगे, और उसको खींचते खींचते यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, यहाँ तक ले आएंगे, या इस गेंद को यहाँ आने देते हैं तब लपकते हैं, तो समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समय बढ़ेगा। तो वो व्यक्ति वास्तव में क्या करता है? समय को बढ़ाता है ऐसा करके। और जब समय को ऐसा करके बढ़ाया जाता है तो याद रखिएगा कि ये जो संवेग परिवर्तन है अर्थात P2 माइनस जो P1 है, ये क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, क्या होता है? घट जाता है। जब समय बढ़ेगा तो ये संवेग परिवर्तन क्या होगा? घट जाएगा। और जब संवेग परिवर्तन घट जाएगा ना, तो इस वजह से उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? गेंद के ऊपर कम बल लगाना पड़ेगा पकड़ने के लिए। तो गेंद भी उसके ऊपर कम बल लगाएगी, और जब गेंद कम बल लगाएगी तो उसको चोट क्या होगा बताइए? कम लगेगा, है ना, चोट कम लगेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संवेग है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। मैंने क्या समझाया कि ये व्यक्ति इस गेंद को यहाँ ना लपक करके, लपक भी लेता है तो बहुत ही स्पीड से नीचे लाता है। तो ऐसे करने में क्या करता है? टाइम को बढ़ाता है। और टाइम को बढ़ाएंगे तो जब टाइम को हम बढ़ाते हैं तो संवेग क्या होता है? घटता है। और जब संवेग घटता है तो बस व्यक्ति क्या करता है? उस वस्तु को या उस गेंद को कम बल लगा के पकड़ता है। तो कम बल लगा के पकड़ेगा अर्थात पकड़ने के लिए कम बल लगाएगा, तो गेंद भी उसके ऊपर कम बल लगाएगी, और कम बल लगाएगी तो उस व्यक्ति को चोट कम लगेगी, है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है कि हाथ को पीछे कर लिया जाता है। अब चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और समझा देते हैं यहाँ पर, और समझने के लिए इधर आ जाते हैं, समझते हैं। देखिए, आपने ये भी देखा है, क्या देखा है कि जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि अगर हम लोग कहाँ गिर जाएं बताइए? फर्श पर गिर जाएं तो चोट बहुत ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करें बताइए? वही मिट्टी में गिरते हैं तो चोट ज़्यादा नहीं लगता है। आपने देखा होगा रेसलिंग ना, कुश्ती तो देखा होगा ना, तो कुश्ती में क्या होता है? कोई फर्श पे थोड़ी लड़ता है, फर्श पे गिरेगा तो फिर बहुत ज़्यादा चोट आएगी। वो लोग मिट्टी में लड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? आइए समझ लेते हैं। देखिए, अब इस चीज़ को समझते हैं। अब मान लीजिए कि ये मिट्टी है, इस तरीके से ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, और कोई व्यक्ति क्या करता है? इस मिट्टी पर गिरता है। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है इस तरीके से, ठीक है, चलिए बना लेते हैं ये कोई इस तरीके से व्यक्ति है, और ये व्यक्ति अगर इस मिट्टी पर गिरता है तो हमने क्या देखा है? वो वास्तव में धंस जाता है थोड़ा सा नीचे मिट्टी में। मान लेते हैं कि वो यहाँ तक धंस के चला है, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में उसका समय बढ़ जाता है। ऐसे में उसका समय क्या होता है बताइए? बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहीं पर अब फर्श होता है तो फर्श क्या करेगा? उसको यहीं पर रोक लेगा, ठीक है, यहीं पर रोक लेगा, ऊपर ही रोक लेगा। लेकिन जो मिट्टी है वो थोड़ा सा दबती है, नीचे दबती है, तो ये भी नीचे आता है। मतलब समय यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर वो यहीं पर गिर जाता है और फिर अब देखिए वो नीचे थोड़ा सा जा रहा है तो समय क्या हो गया? बढ़ जाएगा ना, यहाँ तक आने में समय बढ़ेगा, कुछ ना कुछ और समय लगेगा। तो जब समय बढ़ जाएगा तो हम वही तो आपको समझा रहे हैं कि समय बढ़ने पर क्या होता है? जब समय बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो संवेग में परिवर्तन हुआ है यानी P2 माइनस P1, वो क्या होगा बताइए? घट जाएगा। ये घट जाएगा। अब जब ये घट जाएगा तो ये व्यक्ति क्या करेगा? इस मिट्टी के ऊपर कम बल लगाएगा। अब ये व्यक्ति जब इस मिट्टी के ऊपर कम बल लगाएगा तो मिट्टी भी इसके ऊपर क्या करेगी बताइए? कम बल लगाएगी, अर्थात इसको जो चोट होगा वो क्या होगा? कम पहुंचेगा, ठीक है। तो ये लाभ है। और यही फर्श पे गिरेंगे तो क्या होगा? फर्श पर गिरने पे तुरंत गिर जाएंगे फर्श पे, फर्श तो नीचे धंसेगी ही नहीं, और धंसेगी ही नहीं तो मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति को फर्श पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो फर्श भी उसके ऊपर ज़्यादा बल लगाएगी, मतलब उस व्यक्ति को अधिक चोट लगेगा। तो ये वास्तव में ऐसा संवेग की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और समझा देता हूँ जो मैं बता रहा था। थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए क्या होता है कि कोई खिलाड़ी क्या करता है, जब ऐसे बर्फ़ के तमाम सारी सिल्लियाँ रखी होती हैं, ठीक है, इन सिल्लियों को मारता है तो झट से सिल्लियाँ टूट जाती हैं सब के सब। तो वास्तव में ऐसा क्या होता है? अब देखिए वो इतना तेज़ी से मारता है ना कि बहुत ही कम समय लगता है। अब थोड़ा सा उल्टा है, समझिएगा यहाँ पे, वो इतना तेज़ी से मारता है कि यहाँ पर समय क्या होता है? बहुत ही कम लगता है। अब अभी आपको समझाया था कि जब समय ज़्यादा लगता है तो संवेग परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समय क्या हो रहा है? बहुत ही कम लग रहा है। तो समय बहुत इतना तेज़ी से मारता है कि बहुत ही कम समय लगता है, कम समय में बहुत ही तेज़ी से प्रहार करता है। जब कम समय में तेज़ी से प्रहार करेगा तो क्या होगा बताइए? अब P2 और माइनस P1 क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। वहाँ पर समय बढ़ रहा था तो ये घट रहा था, लेकिन यहाँ पर समय कम लग रहा है तो ये बढ़ेगा। अब जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए? बढ़ने से ये होगा कि उसको बल, जो वो बल लगाएगा इसके ऊपर, वो बल क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। आपने देखा था कि वहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा था तो ये घट रहा था, तो बल भी घट रहा था। लेकिन यहाँ पर समय कम लग रहा है तो ये क्या होगा? ये बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर समय कम लग रहा है तो ये बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल भी क्या होगा? बढ़ेगा, अर्थात वो व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा बल का मान होगा, ज़्यादा बल से इसके ऊपर प्रहार करेगा तो ये खटाक से सबका सब क्या होगा बताइए? बिखर जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। तो ये सब बच्चों संवेग के क्या है? दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है और उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज संवेग के बारे में समझा है, अर्थात गति के द्वितीय नियम को समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे गति के तृतीय नियम के ऊपर, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये रहा देखिए तृतीय नियम, इसी नियम के ऊपर बातचीत करना है जिसे क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं।
तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और मैं फिर से कहूँगा कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।